गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं और साथ में आपको 6th क्लास की एसएसटी की बुक की कुछ जो 4 बुक्स आई हैं इस बार सिलेबस चेंज होने में उनके बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा इस तरफ देखने की कोशिश कीजिएगा। किताबें आपकी 4 1 2 3 4। फर्स्ट बुक है आपकी इतिहास की, सेकेंड है राजनीति विज्ञान की, थर्ड है आपकी भूगोल की और फोर्थ है आपकी राजस्थान अध्ययन की। इनमें से आपको क्या करना है, अपने होमवर्क के लिए 2 कॉपियाँ बनानी है। फर्स्ट बुक कॉपी बनानी है आपको जो इतिहास की और राजनीतिक अध्ययन की बनानी है। ठीक है, सेकंड आपको कॉपी बनानी है राजनीतिक विज्ञान और भूगोल की बनानी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा ये है लेसन नंबर फर्स्ट है, भाग फर्स्ट बुक के अंदर क्या कब कहाँ और कैसे, इसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ये इतिहास की पुस्तक का है। इसमें बताया गया क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, आज से पहले, वर्तमान से पहले के अतीत के अंदर। पॉज करो। फर्स्ट चैप्टर दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स मैं आपके लिए, क्या कब कहाँ और कैसे। तो ठीक है, ये बुक फर्स्ट है आपकी। इस बुक फर्स्ट के अंदर सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो एक लड़की है, गर्ल है, जो आपके घर पे जिस प्रकार से न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार, तो उसमें सुबह सुबह मॉर्निंग में एक खबर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ है, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ एक बार दोबारा से। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ती है। सुर्खी यानी हेडलाइन पे पड़ती है और उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले। वह सोचने लगेगी ये कैसे, कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इसके लिए हमें कुछ स्टडीज़ करनी होती है, यानी पढ़ना होता है, और वो पढ़ने के लिए हमें क्या करना है वो देखिए। तो इस पुस्तक में यही बताया गया है, आपको पुस्तक पढ़नी है, उसके बारे में पता लगेगा। सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका कैसे पता लगाएं हम कि उसने या 100 साल पहले क्या हो पाया था हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो आप भी नोट करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो देखिए, ये जानने के लिए कि किस काल जानने के लिए कि कल क्या हुआ, इसके लिए हम सभी अखबार पढ़ते हैं और टीवी पर समाचार सुनते हैं। वे देखते हैं। इससे हमें मालूम हो जाता है कि कल कौन सी घटनाएं हुई थी, उनके बारे में हम जांच कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ था। ठीक है, इसके आगे अपन देखेंगे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी अतीत हमसे पहले जो भी घटनाएं हुई थी उनके बारे में हम कौन सी नॉलेज ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। और आप ये नोट कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको भी सेकंड टॉपिक बोला था, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए बोर्ड की तरफ, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत जो हमसे पहले गुजर चुका है, बहुत समय पहले, उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे, क्या जान सकते हैं। तो देखिए, इसको भी नोट कीजिएगा। हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हम अतीत के बारे में जो घटनाएं बहुत समय पहले घटी उनके बारे में
जानकारियाँ प्राप्त करके हम अतीत के कुछ विषयों को जान सकते हैं। आप नोट कीजिए इसको नोटबुक के अंदर। इसमें हम शिकारियों, व्यापारियों और प्राचीन समय में प्रयोग में ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं जो कि उस समय के व्यक्तियों के जीवन से जुड़ी थी के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि हमने लिखा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जो घटनाएं बहुत समय पहले घटित हुई थी या घटी थी उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करके हम अतीत के कुछ विषयों को जान पाएंगे। कौन सी घटनाएं हुई थी, कैसी हुई थी, लोग किस प्रकार निवास किया करते थे, उनके खाने पीने की वस्तुएं क्या थी, क्या वो हम जैसे ही कुछ खाया करते थे या हमारे जैसी खाने की चीज़ें थी, क्या उनका परिवेश हमारे जैसा था, वस्त्र क्या हमारे जैसे थे या हमने उनसे कुछ अलग किया है। इसमें हम शिकारियों के बारे में, उस समय लोग ज़्यादातर क्या करते थे, शिकार करके जंगलों के अंदर भोजन इत्यादि प्राप्त किया करते थे, शिकार किया करते थे, तो हम शिकारियों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्या किया करते थे, अपने सामग्री को बेचने के लिए या उसे खरीदने के लिए जाया करते थे, वो यात्राएं किया करते थे। और प्राचीन समय में प्रयोग में ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं जो कि उस समय के व्यापारियों के जीवन से जुड़ी हुई थी के बारे में जान सकते हैं। इसे भी नोट कीजिएगा आप। स्टूडेंट्स, आपका लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड करते हैं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है इसको। लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले लोग जंगलों को या जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, पेड़ पौधों की जड़ों, फलों तथा जंगल के उत्पाद जैसे शहद होता है, पक्षियों के अंडे होते हैं आदि का संग्रह किया करते थे, यानी एकत्रित किया करते थे। वे लोग जानवरों का आखेट भी किया करते थे। अब इसमें आप नोट कीजिए आखेट क्या होता है। आखेट मीन्स होता है शिकार करना। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखिए। 8000 वर्ष पहले सुलेमान व किरथर नामक पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखलाएँ जो वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में हैं, पहले भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में ही थी। ये पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं व जौ जैसी फसलों को उपजाया गया। इसको नोट कीजिएगा आप। सुलेमान व किरथर पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में पहले
गेहूं उपजाया गया। ठीक है, नोट कीजिएगा इस चीज़ को। इसके बाद में देखिए, गेहूं के साथ साथ उन्होंने जौ को भी उगाना सीख लिया था। पालतू पशुओं में, उनके पालतू पशुओं में कौन कौन से थे देखें। पालतू पशुओं के अंदर भेड़, बकरी, गाय व बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया उन्होंने। भारत में गारो व विंध्य हिमाचल पहाड़ियों के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उपजाया गया। इस चीज़ को भी नोट करना, भारतीय क्षेत्र में, भारत में विंध्यन क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, नोट कीजिए इसे। इसके बाद देखिए आप, चावल उपजाने के पश्चात हम अगला टॉपिक लेंगे यात्राएं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा इस चीज़ को, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, यात्राएं। यात्राएं मीन्स क्या होता है, वर्तमान में हम किसी प्रकार की बात करते हैं। आज के समय में यात्राओं से हमें खुशी आ जाती है, जैसे हम घूमने फिरने के लिए कहीं पे जा रहे हैं। इसी प्रकार से प्राचीन समय में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। क्यों जाते थे, उनका कारण थोड़ा सा अलग था। आज हम किसी रिश्तेदार की शादी में, किसी से मिलने के लिए रिश्तेदार के घर, हम हमारे नानी इत्यादि के घर जाते हैं। लेकिन प्राचीन समय में इस प्रकार से लोग कम जाया करते थे। ज़्यादातर लोग कहाँ जाया करते थे, व्यापार इत्यादि करने के लिए। व्यापार ज़्यादातर दो मार्गों से किया जा सकता था। पहला मार्ग था आपका पहाड़ी क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, और दूसरा है आपका नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा ये आपकी सुलभ थी उस समय, इस कारण से उन क्षेत्रों के अंदर व्यापार किया जाता था या लोग जाया करते थे जो अपने क्रियाकलापों को करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों से। जो दुर्गम इलाके हुआ करते थे, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र जो होते थे, उनमें लोग क्या किया करते थे, वहाँ जब जाते थे, लेकिन वहाँ पे जोखिम की संभावना अधिक रहा करती थी। ठीक है, दूसरे थे आपके नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा जो व्यक्ति व्यापार इत्यादि करने के लिए यात्राएं करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो वो ज़्यादा सरल थी, सुगम थी। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए आगे, ये लोग यात्राएं काम को तलाश करने के लिए, अपने काम रोजगार के लिए, व्यापार व आपदाओं की स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। किसी क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक आपदा के घटित होने पर, जैसे भूकंप आ गया, अति वर्षा आ गई या सूखा हो गया, तो उस स्थिति से निपटने के लिए दूसरे स्थानों पर जाया करते थे। तथा धार्मिक क्षेत्रों के लोग धर्म के प्रसार के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक क्षेत्र का मतलब हो गया किसी धर्म से जुड़े हुए लोग। धर्म पर्टिकुलर्स को नहीं लेंगे हम, वर्तमान धर्मों को। उस समय कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान रहा है, तो उस धर्म को मानने के वाले व्यक्ति क्या क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने धर्म के बारे में बताया करते थे। तो ये धार्मिक यात्राएं भी करते थे। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए, एक स्थान से अन्य स्थानों के लिए यात्राएं किया करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, लेकिन वर्तमान की यात्राओं के बारे में भी थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं वो देखिए आप। आज भी हम लोग अपने अतीत के अनुसार अपनी यात्राओं की स्थिति को बनाए रखे हुए हैं और उन यात्राओं को करते हैं। आज की यात्राएं रोजगार के लिए, व्यापार व व्यापारिक क्रियाओं और पारिवारिक रिश्तेदारी आदि के लिए यात्राएं करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, प्राचीन समय में यानी पहले के टाइम में यात्राएं ज़्यादातर व्यापार करने के लिए की जाती थी या किसी धार्मिक क्रियाकलापों के लिए की गई है, या तीसरा जो बताया गया उसमें बताया गया प्राकृतिक रूप में कोई आपदाएं आ गई तब किया करते थे। लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर यात्राएं रोजगार, व्यापार इत्यादि के लिए की जाती हैं। आगे है आपका उपमहाद्वीप। भारतीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आएगा उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप के बारे में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा मैं बोर्ड पर नोट कराऊंगा आपको, और आपको ये टॉपिक नोट करना है। इसका हम एक क्वेश्चन भी लिखेंगे। देखिए,
उपमहाद्वीप। आपने ज़्यादातर कुछ क्लासों में कुछ टीचर्स से सुना है कि भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं, कोई कारण होगा तो देखिए। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति दक्षिणी क्षेत्र में है, जो कि तीन ओर से जल से व उत्तर पूर्वी दिशा में पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, जो कि भारत की स्थिति को अलग बनाती है। इसी कारण से भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए। उपमहाद्वीप ये शब्द है, इसको देखिए। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति दक्षिणी क्षेत्र में है, जो कि तीन ओर से जल से व उत्तर पूर्वी दिशा हमारे भारत की है में पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो कि भारत की स्थिति को अलग बनाती है। इसी कारण से भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं या कहा जाता है। उत्तर दिशा हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला से ढकी हुई है, यानी घेरे हुए है। मैं थोड़ा सा आपको एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। थोड़ा हमारे दक्षिण के भारतीय की स्थिति की देखते हैं। हमें नॉर्मल सी स्थिति इस प्रकार से दिखाई देती है, और आपने देखा है भारत के मैप के अंदर दक्षिण भाग इस प्रकार से दिखाई देता है। तीन ओर से जल की बात करते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका अरब सागर से, ठीक है। हमारे नीचे भारत दक्षिण भाग के अंदर हिंद महासागर, और इसके पूर्वी भाग के अंदर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिमी भाग जो है भारत का अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तीन तरफ से हो गया, और हमारे उत्तर की ओर जो हिस्सा है वो हिमालय पर्वतमाला से ढका हुआ है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको आप। नोट करने के लिए कोई भी आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के पश्चात उसको नोट कर लेना आप। आगे आपका टॉपिक है, हम जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए हमने देखा यात्राएं भी कर ली हैं, हमने उपमहाद्वीप भी पढ़ लिया है। आज के लोग यात्राएं कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब हम बात करते हैं, जैसे आज आप पेज वगैरह देखते हो कागज़ का बना हुआ है, उससे पहले कपड़े इत्यादि के पेजों पे किया जाता था। तो हम एक ताड़पत्र का नाम सुनते हैं। ये ताड़पत्र होता क्या है वो देखिए आप थोड़ा सा। ताड़पत्र ताड़ वृक्ष होता है। ताड़ का जो वृक्ष है उसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों पर प्राचीन समय में लिखने का कार्य किया जाता था। लिखने का कार्य करते थे। इन लिखे हुए पत्रों को वर्तमान में हम हमारे इतिहास को जानने के लिए
प्राप्त करते हैं और उनसे जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, इन्हें ताड़पत्र कहा जाता है। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार। ताड़ वृक्ष के पत्तों का उपयोग प्राचीन समय में लिखने के काम में लिया जाता था। ताड़ के पत्ते से बने पत्र, पृष्ठ, पन्ने को ही ताड़पत्र कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए पॉज करके आप। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि देश के नाम। हमारी किताब में लिखा हुआ है देश के नाम के बारे में। तो उसमें बताया गया है कि हमारे देश का नाम हम उसे भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं और हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो 3 नाम कैसे, क्या कारण है, कैसे नाम पड़ा, इंडिया किसने कहा, भारत कैसे पड़ा, तो उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे देश के अंदर पश्चिमी देशों से कुछ लोग यहाँ पे आए थे पहले के टाइम में व्यापारिक क्रियाएं करने के लिए या किसी राजा के समय में। तो देखिए देश के नाम के बारे में। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, से इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी देशों से ईरानी और यूनानी लोग आए। कौन आए, ईरानी व यूनानी। ये जब लोग भारत में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो नदियों के मार्ग से आते थे। तो नदियों से मार्ग से आने से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले इन लोगों ने लगभग आज से 2500 वर्ष पहले 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझ गए आप लोग? दोबारा समझा देता हूँ। जब यूनानी और ईरानी लोग आए तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस कहा या इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित पूर्व भूमि प्रदेश को इंडिया नाम से संबोधित किया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। यानी भारत शब्द का प्रयोग पहले उत्तर पश्चिम दिशा में भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए किया जाता था, सभ्यता के लोगों के लिए। उसके पश्चात धीरे धीरे करके इसका नाम देश के लिए किया जाने लगा और भारत से भारत नाम हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका अतीत के बारे में किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो हम किसी की भी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके विषय में कुछ लोगों से बात करके, उसके बारे में कुछ पढ़कर या कुछ देखकर या समझकर या उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखकर, समझकर, पढ़कर उनकी जानकारियाँ एकत्रित करने के पश्चात ही हम जान सकते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए अतीत की जानकारी के लिए हमने क्या क्या किया या कैसे हम उसकी जानकारियाँ ले सकते हैं। ठीक है, इसका मैं टॉपिक डाल देता हूँ, अतीत के बारे में कैसे जानें। देखें
अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। उस समय कुछ लोगों ने उस समय की घटनाओं के विषय में किन्हीं शिलालेखों पर, पत्थर के ऊपर लिखा होगा या ताड़पत्रों इत्यादि पर, या उस समय लिखने की जो भी सुविधाएं थी उन पर लिखकर रखा होगा ज़रूर। तो उस प्रकार की पुस्तकों को हमें ढूंढना है। ढूंढने के पश्चात हमें उन्हें पढ़ना भी है, और पढ़ने के पश्चात ऐसी पुस्तकों से हम उस समय की घटनाओं, उस समय की जानकारी इत्यादि को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अतीत में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, किस प्रकार से लोग निवास किया करते थे, क्या खाते थे, क्या उनका भोजन था, और कैसे क्षेत्रों में निवास किया करते थे। ये ज़्यादातर पुस्तकें आपके हाथ से लिखी होती थी, इसीलिए इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, जिसका चित्र आपको एक अंकित किया गया है और वो आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। नीचे की ओर देखिएगा उसको आप। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है तथा कुछ नष्ट कर दी गई थी किन्हीं शासकों के द्वारा। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, उनके जीने के तरीके, उनके खान पान, औषधीय ज्ञान तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है और उनसे हम अपने अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आज का टॉपिक जो आपका ये था, आज के लिए काफ़ी है। अतीत के बारे में जानकारी कैसे जानें ये हमने कर लिया। आज के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और साथ में आपको अपनी पुस्तकें खरीदनी है ताकि आप मेरे साथ कुछ पढ़ सको और रीड भी कर सको। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ताड़पत्र किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका पांडुलिपि क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका हमारे देश को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया। इन क्वेश्चनों को आप पहले अपनी पुस्तक लेंगे, नोटबुक लेंगे, उसके अंदर लेसन का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे और इन चारों क्वेश्चनों के आंसर उसमें नोट करने हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे जब आप होमवर्क कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर आगे की कहानी यानी आगे की किताब से टॉपिक अपन पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे बाकी और कौन से टॉपिक्स रह गए हैं।